हे गाइस, नवाज फ्रॉम द nerdhunt.com और ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का रिकैप। ये कहानी है 80 के दशक की, जिसकी शुरुआत होती है माइक, लूकस, डस्टिन और विल नामी 3 जिगरी दोस्तों से, जो दिन भर अपने खाली टाइम में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का एक बोर्ड गेम खेलते हैं। क्योंकि तब स्मार्टफोन और पबजी नहीं था, तो बच्चों को बोर्ड गेम से ही काम चलाना पड़ता था। गेम पूरा करने के बाद जब विल अपने घर वापस जा रहा होता है, तब डेमोगोर्गन नाम का एक दूसरी डायमेंशन का जानवर विल को अपनी दुनिया में खींच लेता है। इस दूसरी छुपी हुई दुनिया को नाम दिया गया है द अपसाइड डाउन, एक अल्टरनेट डायमेंशन। दूसरे दिन सुबह होते ही विल की मां जॉयस और उसका बड़ा भाई जोनाथन विल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने हॉकिंस के पुलिस स्टेशन जाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर जिम हॉपर फिर इस केस को अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है 11 से, जो किसी रेस्टोरेंट से खाना चुरा के भाग रही है। 11 क्यों? वेल, क्योंकि किसी को इसका नाम नहीं पता और इसके हाथ पर 11 नंबर का टैटू बना है, इसलिए सब इसे 11 ही बुलाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक 11 को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि उसे एक लड़की मिली है। बट यहाँ सोशल सर्विस वालों की जगह डॉक्टर ब्रेनर के भेजे एजेंट्स आते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 11 इन्हीं से छूटकर भागी थी, क्योंकि ये लोग हॉकिंस लैब में उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अपैरेंटली 11 के पास असाधारण शक्तियां हैं, सुपर पावर्स। इनमें से एक एजेंट रेस्टोरेंट के ओनर को मार देती है, बट लकीली 11 यहाँ से भी बच के भाग जाती है और भागते भागते जाकर माइक और उसके दोस्तों से मिलती है, जो उस वक्त विल की तलाश कर रहे थे। जैसे ही इन्हें 11 के सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है, माइक उसे दुनिया से बचाने अपने घर के बेसमेंट में छुपा देता है। माइक की बहन नैन्सी अपने स्कूल के बैड बॉय स्टीव को डेट कर रही है। स्टीव अपने कूल दोस्तों के साथ घर में पार्टी रखता है, जहां नैन्सी अपनी नॉट सो कूल बेस्ट फ्रेंड बार्ब को लेकर जाती है। बार्ब कूल बनने के चक्कर में अपनी घनी बेइज्जती करवाने के बाद इन सबसे दूर जाकर पूल के किनारे बैठ जाती है और फिर नैन्सी और स्टीव ऊपर बेडरूम में जाकर अपसाइड डाउन खेलते हैं। जब बेडरूम में ये सब चल रहा होता है, तब विल का बड़ा भाई जोनाथन बाहर बैठा इन दोनों के फोटोज खींचता है। यहीं पास के स्विमिंग पूल के किनारे बैठी बार्ब अचानक से गायब हो जाती है। अनइंटेंशनली ये घटना भी जोनाथन के कैमरा में कैद होती है। बार्ब को डेमोगोर्गन अपने साथ अपसाइड डाउन वर्ल्ड में खींच कर ले गया। फिर जॉयस को लगता है कि विल लाइट के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जॉयस अपने सारे घर को लाइट से भर देती है। हॉपर को लगता है कि विल के गायब होने के पीछे हॉकिंस लैब का कुछ हाथ है और ये लैब वाले पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने हॉपर सीक्रेटली अपनी रिसर्च शुरू करता है, जहां इसे पता चलता है कि इस लैब में इंसानों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। टेरी आइव्स इनके इसी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। इस मामले की और छानबीन करने हॉपर टेरी को ढूंढने निकलता है। हॉकिंस के तालाब में पुलिस को विल की लाश मिलती है, बट 11 को पूरा यकीन है कि विल अब भी जिंदा है। फिर इसका यकीन दिलाने 11 अपने पावर्स को यूज करके माइक के वॉकी टॉकी की मदद से अपसाइड डाउन में अटके विल को कांटेक्ट करती है। फिर माइक और उसके दोस्त 11 को लेकर अपने स्कूल जाते हैं, ताकि वो अपने स्कूल में लगे बड़े से रेडियो स्टेशन की मदद से विल को कांटेक्ट कर सके। जॉयस भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि विल मर चुका है। जॉयस को लगता है कि उसके घर के दीवारों में से विल उसे पुकार रहा है और उसे दीवार के उस पार विल दिखाई देता है। बट अब भी इन माँ बेटे के बीच एक अजीब सी ऑर्गेनिक दीवार मौजूद है। फिर अचानक से उस दीवार को फाड़कर उसके अंदर से डेमोगोर्गन निकलता है और जॉयस अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जॉयस फिर ये सारी कहानी जाकर पुलिस को बताती है और एज एक्सपेक्टेड सबको लगता है कि जॉयस अब पगला गई है। जैसे ही स्टीव को पता चलता है कि उस रात जोनाथन चुपके से इसके और नैन्सी के फोटोज ले रहा था, वो इसका कैमरा तोड़ देता है। अब आधी रात को ऐसी वाली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करोगे तो यही होगा ना। इस बात से नैन्सी काफी नाराज हो जाती है और फिर वो स्टीव से टेम्पररी ब्रेकअप कर लेती है। नैन्सी जब ये फोटोज देखती है, तब उसका ध्यान उन बार्ब वाली फोटोग्राफ्स पर जाता है। इन फोटोज में बार्ब के साथ साथ डेमोगोर्गन की भी झलक कैप्चर हो गई थी। नैन्सी फिर फौरन पहचान लेती है कि ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा जॉयस ने उसके घर में देखने का दावा किया था। इधर नैन्सी समझ जाती है कि भाई मामला गड़बड़ है। उधर हॉपर को पता चलता है कि तालाब से जो उन्हें बॉडी मिली है वो नकली है, मतलब कोई तो इस सारे मामले को दबाना चाहता है। हॉकिंस लैब्स को लेकर हॉपर के मन में जितने भी शक थे, वो अब धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहे हैं। फिर हॉपर सीक्रेटली हॉकिंस लैब्स की तलाशी लेने निकलता है। माइक और उसके दोस्तों को अब पूरा यकीन हो गया कि विल किसी अल्टरनेट दुनिया में कैद है। फिर इन्हें अपने टीचर के थ्रू पता चलता है कि अगर कोई ऐसा दरवाजा हुआ भी जो 2 अल्टरनेट वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो उस दरवाजे के आसपास की जगह मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स में काफी डिस्टॉर्शन होगा। बस फिर इसी कंसेप्ट को यूज करके माइक और उसके दोस्त 11 के साथ कंपास लेकर उस दरवाजे को ढूंढने निकलते हैं। 11 ऑलरेडी उस दरवाजे के बारे में जानती थी, बट इसने जानबूझकर इसके बारे में इन्हें नहीं बताया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि दरवाजे के उस पार डेमोगोर्गन्स का खतरा मौजूद है। फिर इनकी जान बचाने के लिए 11 कंपास में छेड़खानी करके सबको गलत डायरेक्शन में लेकर जाती है। लूकस इस बात को भांप लेता है और वो गुस्सा होकर 11 पर चिल्लाने लगता है। फिर 11 गुस्से में आती है और लूकस को हवा में उड़ाकर वहां से भाग जाती है।
हॉपर को हॉकिंस लैब की तलाशी लेते वक्त वो अपसाइड डाउन में जाने वाला दरवाजा मिलता है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़े कोई उसे बेहोश कर वापस उसके घर पर पहुंचा देता है। हॉपर समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, इस सारे मामले के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। फिर से अपने घर की तलाशी लेते वक्त छुपे हुए माइक्रोफोन्स मिलते हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आकर हॉपर को बताते हैं कि उन्हें बार्ब की गाड़ी मिली है। देख के लग रहा है कि बार्ब अपने घर वालों से तंग आकर शहर छोड़कर भाग गई है, बट हॉपर को लगता है कि बार्ब और माइक दोनों के गायब होने की शायद एक ही वजह है। फिर नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने जंगल में जाते हैं, वो भी रात में। ये टीवी शो कैरेक्टर्स को बेसिक कॉमन सेंस क्यों नहीं होता क्या पता। इधर जंगल में नैन्सी को अपसाइड डाउन में जाने वाला एक और दरवाजा मिलता है। अंदर घुसते ही नैन्सी का सामना डेमोगोर्गन से होता है। जोनाथन किसी तरह नैन्सी को बाहर निकालकर उसके साथ वहां से भाग जाता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। उस रात नैन्सी को डर के मारे नींद नहीं आती और वो जोनाथन को वहीं अपने साथ रुकने के लिए कहती है। उस फोटो वाले हादसे के बाद स्टीव वहां पर नैन्सी से पैचअप करने आया होता है, बट फिर उसे जोनाथन के साथ देखकर गुस्से में वहां से चला जाता है। हॉपर और जॉयस टेरी आइस को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच गए हैं, जो अपने साथ हुए एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं है। यहाँ टेरी की बहन इन्हें बताती है कि ये ब्रेनर के किए गए प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का हिस्सा थी। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान टेरी प्रेग्नेंट थी। इन्हें लगता है कि ब्रेनर ने टेरी का बच्चा चुरा लिया और वो अब उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हाँ जी, सही समझे, टेरी 11 की मम्मी है। नैन्सी और जोनाथन फिर से डेमोगोर्गन को मारने की प्लानिंग करते हैं, बट इस बार पूरी प्रिपरेशन के साथ। तभी स्टीव और जोनाथन के बीच नैन्सी के कैरेक्टर को लेकर लड़ाई होती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि डेमोगोर्गन की इस दुनिया में आने की असली वजह 11 ही है। इसी ने ब्रेनर के फोर्स करने के बाद अपसाइड डाउन का वो दरवाजा खोला था। जब माइक और उसके दोस्त 11 को ढूंढ रहे होते हैं तब उनका सामना कुछ बुलीज से होता है। ये बच्चे माइक को जबरदस्ती पहाड़ी से कूदने पर मजबूर करते हैं, बट फिर समय रहते वहां पर 11 आकर इन्हें बचा लेती है और अपने जेडाई पावर्स की मदद से एक बुली का हाथ तोड़ देती है। यहाँ 11 कन्फेस करती है कि विल के गायब होने की जिम्मेदार यही है। इसी ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खोलकर डेमोगोर्गन्स को इनकी दुनिया में लाया था। बट फिर इनके बीच माडोली होती है और सारे फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर लूकस देखता है कि 11 को ढूंढते हुए वो एजेंट्स माइक के घर तक पहुंच गए हैं। लूकस फौरन ये खबर माइक को देता है और फिर सारे 11 को लेकर भागने लगते हैं। तभी एक एजेंट्स की वैन बच्चों का रास्ता रोकती है, बट फिर 11 अपने पावर्स की मदद से इस वैन को उड़ाकर साइड में करती है। नैन्सी और जोनाथन हॉपर और जॉयस को मिलकर उन्हें डेमोगोर्गन के बारे में बताते हैं। इन्हें लगता है कि डेमोगोर्गन्स खून से आकर्षित होते हैं। फिर ये सारे 11 को लेकर स्कूल जाते हैं ताकि वो अपने पावर्स को यूज करके विल को ढूंढ सके। उस वैन वाले हादसे के बाद 11 अब थोड़ी कमजोर हो गई है और इसीलिए इसके पावर को एम्पलीफाई करने ये लोग स्कूल में एक डिप्रीवेशन टैंक बनाते हैं ताकि 11 अपने पावर्स पर फोकस कर सके। फिर अपने पावर्स की मदद से 11 देखती है कि बार्ब मर चुकी है, बट विल अब भी जिंदा है। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को मारने जाते हैं, तो विल को बचाने हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाते हैं। बट हॉकिंस लैब में घुसते ही ब्रेनर के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। उधर नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को खून से आकर्षित करके अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। उसी वक्त वहां पर स्टीव भी आ जाता है। फिर ये तीनों मिलकर डेमोगोर्गन से लड़ने लगते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जलता हुआ डेमोगोर्गन भागकर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर लैब में हॉपर और ब्रेनर के बीच एक जबरदस्ती वाली डील होती है। विल के बदले 11। हॉपर और जॉयस विल को बचाने अपसाइड डाउन में जाते हैं, तो ब्रेनर और उसके एजेंट्स 11 को पकड़ने स्कूल आते हैं। इधर 11 ब्रेनर के सारे एजेंट्स को मारकर लड़ाई के बाद थककर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान एक डेमोगोर्गन जाकर डॉक्टर ब्रेनर पर हमला करता है। जॉयस और हॉपर विल को ढूंढ लेते हैं, जो अपसाइड डाउन के मलबे में लिपटा है। फिर डेमोगोर्गन माइक और उसके दोस्तों पर हमला करता है। इससे क्या होगा भाई? एन मोमेंट पर होश में आकर 11 अपनी सारी पावर यूज करके डेमोगोर्गन के चीथड़े उड़ा देती है। देख के लगता है कि ऐसा करते वक्त वो खुद भी मर गई, बट कम ऑन, वी नो। स्टीव और नैन्सी फिर से एक साथ आते हैं और विल भी अब रिकवर होकर वापस अपने घर आ गया है। हैप्पी एंडिंग? नॉट एग्जैक्टली। एक महीने बाद हॉपर जाकर जंगल में किसी के लिए खाना छोड़ता है, तो दूसरी तरफ विल के मुंह से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक क्रिएचर निकलकर उसके सिंक में गिरता है। कुछ सेकंड्स के लिए विल फिर से अपसाइड डाउन में जाकर वापस आता है और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।